Good morning, students. I am Neha Sarawat, your science teacher, and I am from IPJ College of Education. तो बच्चों, आज आप विज्ञान का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों, इससे आपको समझ में आ रहा होगा वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुएं तो ये होती है जो हमारे घर आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, सोफ़ा, बेड, कुर्सी, किताबें, कपड़े, सब क्या हमारे वस्तुएं। समूह मतलब इनको इकट्ठा करना। ठीक है, तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे वस्तुओं का समूह कैसे बनाया जाता है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हो, हमारे चारों ओर बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं। उनमें से कुछ प्रचलित हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, बर्तन, पुस्तक, कपड़े इत्यादि। तो बच्चों, हमारे चारों तरफ, मैंने आपको भी बताया था कि हमारे चारों तरफ वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सोफ़ा, कुर्सी, मेज, अलमारी, बर्तन, पुस्तक, कपड़े और घरेलू वस्तुएं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने में विभिन्न चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमें मेज बनानी है, तो मेज के लिए हमें लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, गोंद चाहिए, आरी चाहिए, मतलब इत्यादि चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, है ना। पर उसी जगह अगर हमें किताबें बनानी हैं तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस प्रकार की हमें वस्तु बनानी होती है उसी प्रकार की हमें सामग्री चाहिए होती है। ठीक है बच्चों। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। तो बच्चों, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है, अपनी खुद के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि भौतिक आकार, विलयता, चुंबक की और व्यवहार इत्यादि। तो मतलब सबके अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, वस्तुएं उन पदार्थों के गुण के आधार पर समूहकृत की जाती है जिससे वह बनी होती है। सरलता के लिए समान वस्तु को एक समूह में रखा जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने अभी जो मैंने बताया था कि वस्तु के जो पदार्थ होते हैं, मतलब वस्तु बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर हम चीज़ों का समूह बनाते हैं। ठीक है, जिस सरलता के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि समान वस्तु को एक समूह में रखा जाता है। मतलब जैसे छोटी चीज़ों को अलग रखा जाएगा, बड़ी चीज़ों को अलग, उससे बड़ी चीज़ों को अलग रखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, छोटी चीज़ों का अलग समूह होगा, बड़ी चीज़ों का समूह अलग होगा। ठीक है, इसलिए उनको समान वस्तुओं को एक समूह में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। पदार्थ जिसमें चमक होती है धातु कहलाता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना इत्यादि धातु के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में चमक होती है उसको हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, इनमें क्या है, चमक है। देखी होगी ना आपने, लोहा कितना चमकता है। तो ये क्या है, ये सब धातु है। ठीक है, पदार्थों की स्तर खुरदरी होती है या चिकनी होती है, जैसे पत्थर स्पर्श करने में खुरदरे होते हैं जबकि धातु चिकनी होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम किसी पदार्थ को हाथ लगाते हैं तो अगर उसको छू के देखते हैं तो काफ़ी बार किसी चीज़ हमें बहुत खुरदरी लगती है, लेकिन काफ़ी चीज़ों को हम लोग ऐसे हाथ लगा के देखते हैं तो वो बहुत चीज़ें क्या होती हैं, चिकनी होती है। जैसे पत्थर क्या होते हैं, बहुत खुरदरे होते हैं, है ना। लेकिन जो धातु होते हैं वो बहुत चिकनी होती है। ठीक है, धातु कोमल तथा कठोर दोनों होती हैं। मतलब जो हमारी धातु होती है ना बच्चों, वो कोमल भी होती है, मतलब बहुत सॉफ्ट जिसको बोलते हैं वो भी होती है, बहुत कठोर मतलब बहुत हार्ड भी होती है। कुछ पदार्थ छूने में कठोर होते हैं तथा कुछ छूने में मुलायम होते हैं। मतलब कुछ धातु को हम लोग छूते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है,
जैसे कि लोहा वगैरह, इसको छुएंगे तो बहुत कठोर है, लेकिन अगर इसकी जगह हम एल्यूमिनियम या तांबे को वो करते हैं तो वो क्या है, मुलायम होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलयन कहते हैं, परंतु कुछ जल में नहीं घुलते, उन्हें अतुलनीय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पानी में घुल जाती है, जैसे चीनी, नमक, इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगी, इसको हम विलेय कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल में नहीं घुलती, जैसे अब मिट्टी ले लो और पानी ले लो। अगर आप मिट्टी को पानी में घोलोगे वो नहीं घुलेगी, मिट्टी नीचे आ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, तो उसको हम अदृश्यशील पदार्थ कहते हैं। कुछ द्रव जो जल के पूर्ण रूप में घुल जाते हैं उन्हें पूर्णशील कहते हैं, और जो द्रव जल में नहीं घुलते उन्हें जल के अनुशीलित कहते हैं। यह मैंने अभी आपको बताया, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनका छोटा मोटा भी कण उसमें नहीं रह पाता है, उसको धूलशील कहते हैं, और जो नहीं घुल पाता उसको अनुशील पदार्थ कहते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन होती है, जैसे ऑक्सीजन जल में विलीन होती है, ये जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए सहायक है। तो बच्चों, आपको पता है ऑक्सीजन हमें कितना ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, पानी में विलीन हो जाता है, मतलब घुल जाता है। ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे नमक तथा चीनी जल में डूब जाते हैं, जबकि मांस तथा तेल जल में तैरते रहते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि नमक और चीनी पानी में बिल्कुल घुल जाते हैं, लेकिन जो तेल होता है ना वो पानी में कभी नहीं घुलता है, वो ऊपर अलग से ही तैरता दिखता है। ठीक है। कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं तथा कुछ पारदर्शी होते हैं। जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जिस चीज़ के हम आर पार देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। मतलब जैसे देखो, अगर दीवार है तो हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते, तो दीवार क्या हो गई हमारी, अपारदर्शी हो गई। ठीक है। और जैसे कोई कपड़ा होता है, कपड़े के हम आर पार देख सकते हैं, या कुछ शीशे जो होते हैं खिड़की के होते हैं उनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो वो हो गए पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। आर पार कम देखा जा सके उस पदार्थ पर में कहलाते हैं। मतलब जिस पदार्थ के बहुत कम आर पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी प्राभीस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। वे पदार्थ जो हमें अपने अंदर से ऊर्जा को गमन करने देते हैं, ऊर्जा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे पदार्थ जो ऊर्जा को अपने अंदर से नहीं जाने देते, ऊर्जा से कुचालक कहलाते हैं। तो बच्चों, जो पदार्थ अपने अंदर ऊर्जा मतलब होती है बेटा एनर्जी, और जो पदार्थ अपने अंदर एनर्जी का गमन करते हैं उनको हम लोग सूचकांक कहते हैं। ठीक है। और जो पदार्थ अपने अंदर से ऊर्जा का गमन नहीं करते हैं उनको हम कुचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों। सभी धातु ऊर्जा से सुचालक होती है। मतलब जो भी धातु होती है वो ऊर्जा की सुलाजक होती है। लकड़ी, प्लास्टिक तथा कपास का टुकड़ा कुचालक होती हैं। सभी गैस ऊर्जा की कुचालक होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ पदार्थ ज्वाला के संपर्क में आने पर जल उठते हैं तो वायु की उपस्थिति में जलते हैं, इसे जागरण पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हवा आने पर जल जाती हैं, ठीक है, उनको जागरण पदार्थ कहते हैं। मतलब
जैसे कि आप एक चीज़ देखो, कुछ पदार्थ ले लिया आपने और वो जल उठा, मतलब जैसे कि आप मानो आपने दिया लिया, आपने दिए को जला, मतलब उसमें बात लग के जलाया उसको, पर वो जल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों हमारे कि जो हवा के कांटेक्ट में आकर भी जल जाते हैं, ठीक है बच्चों। उनको हम लोग जारन पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अधिक आकर्षण रखते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। चुंबकीय पदार्थों के विद्युतीय पदार्थों में अनेक उपयोग होते हैं। तो बच्चों, जैसा आप लोग चुंबक से खेलते हो तो चुंबक क्या होती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है ना, तो वो क्या हो जाएगी, क्या कहेंगे उसको, चुंबकीय पदार्थ। जैसे आप लोहे के पास चुंबक को लेके जाएंगे तो वो आप खींचेगी ना उसको। तो जो भी चीज़ चुंबक से खींचती है वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। वस्तु को अनेक पदार्थों के गुण के आधार पर समूहीकृत किया जाता है जिसकी वे बनी होती हैं। वस्तु के परम मिश्रित होने के गुण का मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों, जो चीज़ें होती हैं, हमारी वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, उनके आधार, मैंने आपको बताया था, उनके गुणों के आधार पर समूहकृत होती है, मतलब उनके समूह बनाए जाते हैं। जो चीज़ से होती है, जैसे कि कोमल चीज़ होगी उनका अलग, कठोर होंगी उनका अलग, जो विलयन होगी उनका अलग, चुंबकीय पदार्थ का अलग, ठीक है, सुजलाक का अलग, कुचलाक का अलग। इस तरीके से हम चीज़ों का समूह बनाते हैं। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी पुस्तकों में से इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो कुछ भी दिक्कत हो आप मुझसे ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू।